हम टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, सिग्नलिंग रिसेप्टर्स की हम बात कर रहे हैं मैक्रोफेजेस के ऊपर। कुछ रिसेप्टर्स सिग्नलिंग के लिए होते हैं ताकि इन्फेक्शन का जब उसको वो डिटेक्ट करे किसी पैथोजन को, तो वो इतला अंदर तक पहुंचाए और वो सिग्नल्स अंदर जाके ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करें कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, डिफरेंट किस्म के साइटोकाइंस बनाएं ताकि इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है ये आगे बढ़े। मकसद यही। तो मैक्रोफेज के ऊपर स्कैवेंजर रिसेप्टर्स भी होते हैं कि वो बैक्टीरिया को पकड़े और उसको अंदर ले जाए, और दूसरे किस्म के रिसेप्टर्स सिग्नलिंग रिसेप्टर्स हैं कि उस बैक्टीरिया को जो कि उसने इंटरनलाइज किया, उसको डिग्रेड किया इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, उसमें पैम्प्स है, मुख्तलिफ किस्म के पैम्प्स उसमें निकल आते हैं, जिस तरह की न्यूक्लिक एसिड है विच इज़ अ पैम्प। ठीक है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। उसके मुख्तलिफ किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, जो भी पैथोजन का पार्ट है, जब पैथोजन डिग्रेड हो गया तो वो क्या होगा आगे, वो सारे पैम्प्स फिर किसी न किसी जो है रिसेप्टर के जरिए रिकॉग्नाइज होते हैं और वो सिग्नल्स पे आगे इन्फेक्शन कर देते हैं कि इस तरह कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो हुआ हुआ है। तो ये सिग्नलिंग का काम टॉल लाइक रिसेप्टर्स करते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 के जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की जो है वो रिकॉग्निशन करते हैं, इनके साथ ये बाइंड होते हैं, यानी ये इनके लाइगेंड्स हैं जो कि इनके साथ बाइंडिंग पार्टनर है। कौन से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स? जो कि पैथोजन के वॉल का पार्ट है, उसके मेम्ब्रेन का पार्ट है, उसके साथ ये बाइंड करते हैं। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स 1, 2, 4, 5 एंड 6 हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं पहले, जो TLR4 बेस्ड सिग्नलिंग थी जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर दाखिल हो रहा था। ठीक है, और फिर TLR4 सिग्नलिंग हुई और अल्टीमेट नतीजा ये निकला कि ट्यूमर जो नेक्रोसिस फैक्टर का बीटा है वो रिलीज हुआ और वो जाके न्यूक्लियस के अंदर इंटर होके एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो उसने मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइंस जो जीन्स हैं उनको एक्टिवेट किया। ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, TLR4 आपने देखा था कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, एक इंटरनल मेम्ब्रेन डोमेन होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल पैथोजन रिकॉग्निशन के लिए होता है इस रिसेप्टर का, इंटरनल सिग्नलिंग के लिए होता है। दूसरा जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये सेल के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं, अब सॉल्युबल रिसेप्टर्स भी उनको कह सकते हैं। ये मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होते बल्कि एंडोसोमल जो वेसिकल्स है, जो एंडोसोम क्या है, जब कोई चीज जो है मतलब उसके अंदर सेल के अंदर दाखिल होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट भी उसके इर्द गिर्द जो है वो लिपट जाता है, तो ये इसको हम कहते हैं कि दिस इज एंडोसोम। ये जो साइटोप्लाज्मिक साइट पे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो TLR3 है, टॉल लाइक रिसेप्टर 3 है, 7 है, 8 है, 9। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो टॉल लाइक रिसेप्टर 3 जो रिकॉग्नाइज करता है डबल स्ट्रैंडेड RNA, और डबल स्ट्रैंडेड RNA किन पैथोजेंस के केस में जीनोमिक मटेरियल है, RNA वायरसेस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकली RNA वायरसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे सेल के अंदर। इसी तरह टॉल लाइक रिसेप्टर 9 है फॉर इंस्टेंस, तो ये भी पैथोजेंस के जो C+G मोटिफ्स होते हैं, साइटोसिन और गुआनिसिन जो मोटिफ्स होते हैं, इन मोटिफ्स को ये डिटेक्ट करते हैं। और ये जो मोटिफ्स हैं ये ह्यूमन्स में कम होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस में ज्यादा होते हैं। तो जब वायरस का DNA हो या बैक्टीरिया का DNA हो या वायरस का RNA हो, तो उसमें ये C+G जो आइलैंड्स हैं उनको ये देखता रहता है कि क्या जो है मतलब ये पैथोजेनिक ओरिजिन का है, माइक्रोब का है या ये ह्यूमन का। ह्यूमन में रेयर है, दैट्स व्हाई आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द ह्यूमन एंड द पैथोजेनिक DNA यूजिंग दीज मोटिफ्स जो C+G आइलैंड्स हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर 9 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इन चीज को और ये
साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं। 4 इवोल्यूशनरी लीनिएजेस हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि लीनिएज 1 जो है वो होमोडाइमर्स बनाता है, ठीक है। एक किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं वो आपस में मिलते हैं, और हेटेरोडाइमर्स बाकी जो लीनिएजेस हैं लीनिएज 2 to 4 वो हेटेरोडाइमर्स बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के जो पेप्टाइड्स हैं आपस में मिल के ये डाइमर्स बनाते हैं। डाइमराइजेशन रिसेप्टर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। कोई भी रिसेप्टर अकेले काम नहीं कर सकता, उसको डाइमराइज होना होता है। डाइमराइज्ड फॉर्म ही किसी रिसेप्टर का एक्टिव फॉर्म होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स ये मौजूद होते हैं। 5 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, एंड दीज रिकॉग्नाइज मेजॉरिटी ऑफ द पैथोजेंस। यानी टॉल लाइक रिसेप्टर्स कितने हैं? 10, ठीक है। और पैथोजेंस कितने हैं? सैकड़ों हजारों पैथोजेंस हैं जिनको आप जानते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज काज करते हैं। लेकिन मैक्रोफेज के ऊपर जितने टॉल लाइक रिसेप्टर हैं, या दूसरे सेल्स के ऊपर, इननेट इम्यूनिटी के सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो तो टोटली 10 हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिसेप्टर जनरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, क्योंकि यही 10 रिसेप्टर सारे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तकरीबन। तो इसका मतलब है इसमें बड़ी डाइवर्सिटी होगी, इन रिसेप्टर्स के अंदर भी वेरिएबिलिटी होगी। और दूसरा काम ये होगा कि ये जनरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, स्पेसिफिक पैटर्न्स को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी जाके ये काम ये कर सकेंगे। ये टेबल मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ये लीनेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और इसमें फिर आपको बताया गया कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं। फिर इसके लाइगेंड्स बताए गए हैं, किन मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स के ये लाइगेंड्स हैं, क्या वायरसेस के हैं या बैक्टीरिया के हैं, ठीक है। कौन से सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। whether these are part of the plasma membrane या एंडोसोमल है, सेल के अंदर है, वो इस टेबल के अंदर आपको बताया गया। ये एक एग्जांपल फिर मैंने आपको बताई थी। इसके दौरान क्वेश्चन फिर बाद में पूछना है, क्योंकि ये जस्ट हम वो कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ये करें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप पूछें जब ये हो जाए। Sensing microbial products inside and outside human cells by different toll-like receptors. toll-like receptor 4 है, बैक्टीरिया इसके सराउंडिंग में है, इसको ये डिटेक्ट कर रहा है विद बाय जस्ट मेकिंग होमोडाइम। जब इसके साथ ये बाइंड करता है, बाइंडिंग पहले आप देख चुके हैं। इसी तरह TLR1 है या TLR2 है, ये भी जो सेल के आउटसाइड बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनको ये जो है डिटेक्ट करता है। जबकि ये एंडोसोम है और इसके अंदर ये TLR3 है। TLR3 जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स की डिटेक्शन के लिए है, और न्यूक्लिक एसिड को वो कैसे डिटेक्ट कर रहा है, यानी डबल स्ट्रैंडेड RNA को TLR3 करता है। तो डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर सेल के अंदर होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वायरस वहां पर रेप्लिकेट कर रहा होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होगा, उसको ये क्विकली जो है मतलब डिटेक्ट करके और उसको आगे जो है मतलब वो उसकी डिस्पोज करने के लिए जो मशीनरी चाहिए उसको वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये होमोडाइमर्स हैं और ये हेटेरोडाइमर्स हैं जो डिफरेंट आपको कलर्स के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं। ये फिर मैंने आपको बताया था कि TLRs are polymorphic and diversity increases due to prevalence of different allotypes in the population, ठीक है। एलोटाइप क्या है? प्रोटीन्स encoded by different alleles of the same gene। एक ही जीन है, उसके जो डिफरेंट एलील्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम एलोटाइप्स कहते हैं। और ये पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखें किसी जीन के वेरियस फॉर्म्स या एलील्स देखें, तो एक ही जीन के कई फॉर्म्स आपको इस क्लासरूम के अंदर भी मिल सकते हैं अगर आप उसको सीक्वेंस करके चेक करें, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है, अगर आप ये देखें टॉल लाइक रिसेप्टर्स में, लाइगेंड्स के हिसाब से अगर आप देखें तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स मुख्तलिफ किस्म के लाइगेंड्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोटीन को भी करते हैं। ये सारे TLR4-2 वगैरह जो हैं लिपिड्स को करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स की डिटेक्शन के लिए मुख्तलिफ किस्म के टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं। अब ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स में ज़्यादा वेरिएबल
वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी किन रिसेप्टर्स के अंदर है? क्या उन रिसेप्टर्स के अंदर है जो सेल के अंदर होते हैं, या उन रिसेप्टर्स के अंदर है जो कि सेल के बाहर सरफेस के ऊपर होते हैं? ठीक है, तो ये लोगों ने फिर ये देखा कि मुख्तलिफ ये जो रिसेप्टर्स लेके और उनके सीक्वेंसेस लेके उनको प्लॉट करके उनके अंदर ये वेरिएबिलिटी देखी कि क्या अमीनो एसिड के लेवल पे क्या पिक्चर उनको नजर आ रही। तो इन्होंने जब उसको प्लॉट किया, ये रिसेप्टर्स है मुख्तलिफ किस्म के, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, रेड कलर में हैं, कुछ आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एंडोसोमल रिसेप्टर्स हैं, ये जो आपको रेड में नजर आ रहे हैं, और जो ब्लू में नजर आ रही है ये सेल सरफेस टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब आप इनके सीक्वेंसेस को प्लॉट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तो उस बेस पे जो सरफेस के रिसेप्टर्स हैं उनमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डाइवर्सिटी उनके अंदर ज्यादा है, और उन रिसेप्टर्स में कम है जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम सॉल्युबल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसका सिंपल जो है मतलब क्या हुआ कि डाइवर्सिटी जो बाहर वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि पैथोजन को रिसीव करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं बाहर, उनमें ज्यादा है। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो कि फॉर इंस्टेंस लिपिड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कौन से रिसेप्टर्स होंगे? या जो प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये तमाम वही रिसेप्टर्स जो ये सरफेस के ऊपर किसी भी जो है मतलब इम्यून सेल्स के ऊपर होने चाहिए, और मैक्रोफेज के भी हैं। तो चूंकि डाइवर्सिटी लिपिड्स या प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज्यादा है, लिहाजा जो रिसेप्टर्स मैक्रोफेज के ऊपर जो है उसके मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस हो रहे हैं, उनमें भी वेरिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो उसको डिटेक्ट कर सके। अगर इनमें वेरिएबिलिटी जो है वो कम होगी तो ये कम लाइगेंड्स को या कम जो है मतलब चीजों को डिटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, लिपिड एक बड़ी लिस्ट है लिपिड्स की जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं ये रिसेप्टर्स, या प्रोटीन्स, कोई एक प्रोटीन तो नहीं है, ये तो सैकड़ों हजारों प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है ये रिसेप्टर, क्योंकि मुख्तलिफ पैथोजेंस के केस में मुख्तलिफ जो है मतलब प्रोटीन्स के साथ या लिपिड्स के साथ ये इंटरेक्शन होगी इन रिसेप्टर्स की। तो इस वजह से नेचुरली ये रिसेप्टर्स जो हैं इनमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और सिलेक्शन भी, नेचुरल सिलेक्शन भी यही कहती है कि इनमें ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इनको जरूरत है कि ये जो है मतलब उसके बगैर अपना काम नहीं चला सकते या रिकॉग्निशन नहीं कर सकते। जबकि एंडोसोमल रिसेप्टर्स किस लिए होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो पैथोजन एंटर हो जाता है किसी जो है मतलब सेल के अंदर, यहाँ पे जाके रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो उसका न्यूक्लिक एसिड ही अंदर हो सकता है, उसके दूसरे जो पार्ट्स हैं वो तो एंडोसोम्स के अंदर हो सकते हैं, और एंडोसोम के अंदर एंडोसोमल रिसेप्टर्स हैं, उसको दोबारा वापस ले आएंगे, मैक्रोफेज के सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर लेंगे, और इसी तरह जो है मतलब उसको उसकी सिग्नलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है उन्होंने अंदर रहना है, रेप्लिकेट उसने करना है, न्यूक्लिक एसिड ने फिर एक्सप्रेस होना है, उससे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स वगैरह उसके बनेंगे, उसकी पैकेजिंग होगी मुख्तलिफ, अगर वायरसेस हुए हैं फॉर इंस्टेंस। तो ये जो एंडोसोमल जो है रिसेप्टर्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स में वेरिएशंस एज कंपेयर टू द सरफेस मॉलिक्यूल या डाइवर्सिटी उसकी निस्बत कम होगी। ठीक है ना, ये हम नहीं कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पैथोजेंस के म्यूटेशंस नहीं होती, म्यूटेशंस तो बहुत ज्यादा होती हैं, वायरसेस में भी होती हैं, बैक्टीरियल जीनोम्स भी म्यूटेट करते हैं, ये बड़े यानी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, या स्मॉलेस्ट जो है मतलब ये हैं इंडिविजुअल्स आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं, कई वजूहात हैं उसकी कि इसमें क्यों जो है म्यूटेशन ज्यादा हैं, वो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्स में भी शायद पढ़ चुके हों, वो हमारा यहाँ पे मौजूद नहीं है कि क्यों है, लेकिन म्यूटेशन उसमें होती हैं। यहाँ इससे मुराद हमारी ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी है या जो वेरिएशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स या उसके अंदर जो है वो है, डाइवर्सिटी है, यानी कितने किस्म के एंटीजन है दुनिया के अंदर। ठीक है ना, अगर आप न्यूक्लिक एसिड
के लेवल पे पैथोजेंस को लें तो पैथोजेंस में बहुत ज्यादा आपको एक किस्म के सीक्वेंसेस मिल सकते हैं। ऐसे भी जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक वो कंजर्व्ड है। और ये मुख्तलिफ यानी डिफरेंट क्रिएचर्स में अगर आप लें तो उनके जीनोम्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंजर्व्ड है। और इसी तरह अगर आप देखें चिंपैंजी और ह्यूमन में कितना फर्क है, इनके सीक्वेंसेस में कितना फर्क है, ठीक है ना, 1%, ठीक है ना। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 7 जीन्स हैं या इस तरह हैं। टोटल जो जेनेटिक जो एक्सप्रेस जीन्स हैं जिनका फर्क है वो इतना ही है, लेकिन वो एक डिफरेंट क्रिएचर है और ये एक डिफरेंट क्रिएचर है, ठीक है ना। तो वेरिएबिलिटी वहां पे आप देखें कि डीएनए के अंदर कितनी है और फिनोटाइप के अंदर जो है कितनी है, जो कि आपको नजर आ रहा है। तो जो पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द पैथोजेनिक प्रोटीन्स, लिपिड्स जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स जो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। दैट्स व्हाई इन रिसेप्टर्स जो सरफेस के ऊपर हैं इनमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। नेचुरली ये सिलेक्ट होने चाहिए कि इसी तरह इवॉल्व हो, जो सेल के अंदर हैं वो उसी तरह जो है मतलब न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से ही इवॉल्व होंगे। समझ आ गई? तो ये हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कशन की थी। फिर मैंने आपको सेप्टिक शॉक के बारे में बताया था कि सेप्टिक शॉक जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी आपको कह सकते हैं कि आपकी जो है मतलब ब्लड सप्लाई जो मेजर ऑर्गन्स को है वो किसी तरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर ये भी हो जाता है। सेप्टिक शॉक यानी आप कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, फॉर इंस्टेंस ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। अगर इन्फेक्शन टिश्यूज से लेके ब्लड में एंटर हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी टिश्यूज से लेके टिश्यूज इन्फेक्टेड है किसी तरह, ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव बैक्टीरिया अंदर चला गया, अब वो इन्फेक्शन टिश्यू से निकल गया और डायरेक्ट ब्लड में शामिल हो गया। नॉर्मली क्या होना चाहिए, कहां पे जाना चाहिए, इन्फेक्शन को टिश्यू से ब्लड में एंटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में जाना चाहिए। पैथोजन की रिकॉग्निशन का जो पाथवे है वो ये है कि वो लिम्फेटिक्स में जाएगा, उसके खिलाफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा और फिर वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स उस पैथोजन को किल करेगा। समझ आ रही? यहाँ पे ये ब्लड के अंदर चला गया और ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वो हर जगह पे जा रहा है। इसका मतलब ये पैथोजन को भी हर जगह पे लेके जा रहा है। अब पैथोजन अगर ब्लड के अंदर है तो ब्लड के अंदर तो सिचुएशन डेवलप हो गई, प्रोसेस इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लेमेशन तो होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होगा, जिन ऑर्गन्स के अंदर ये लेके जा रहा है बैक्टीरियम वहां पे भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो वो शुरू हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी का ये शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, कई किस्म के साइटोकाइंस और कई किस्म के मॉलिक्यूल्स ये सेल्स बनाते हैं, जिसमें कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि वेजोडायलेशन फॉर इंस्टेंस कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन में ये होना चाहिए कि वेजोडायलेशन हो, ब्लड सप्लाई टू उस टिश्यू को जहां पे इंफेक्शन है वो ज्यादा हो, ठीक है। और यहाँ पे जब वेजोडायलेशन बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से यानी ब्लड लीकेज भी ज्यादा हो जाती है, इन ब्लड वेसल्स से मैसिव लीकेजेस हो जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है वो इस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो वेजोडायलेशन कॉज कर रहे हैं और एडहेजन मॉलिक्यूल्स जो वहां पे बन रहे हैं और मोर एंड मोर सेल्स को वो रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वेसल से बाहर निकले। तो ये एक हाइपो वॉल्यूमिक डिक्रीज्ड वॉल्यूमिक शॉक की तरफ हम जा रहे हैं कि ऑर्गन्स को उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा है जितना के जाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑर्गन फेलियर, इसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक, ठीक है। ऑर्गन डैमेज या ऑर्गन फेलियर ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड, दैट इज सेप्टिक शॉक, ठीक है ना। इसकी इटियोलॉजी जिस तरह मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ज्यादातर केसेस में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
किस तरह जो है मतलब ये कॉज करते हैं, किन लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज होता है। उन लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन होता है जिसमें ये रेयर एलोटाइप ग्लाइसिन 299 होता है एंड TLR4। मैक्रोफेज के ऊपर ये रिसेप्टर है TLR4, किस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए? LPS लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड कहां से आया? माइक्रोब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है उसके वाल का पार्ट है, जिसको ये TLR4 मैक्रोफेज के सरफेस के ऊपर रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इस रिसेप्टर का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जब आप देखें तो पोजीशन 299 पे जो अमीनो एसिड है, अगर वो ग्लाइसिन हो, ठीक है, देन द पर्सन कैन गो इनटू सेप्टिक शॉक। उसको सेप्टिक शॉक जो है वो ज्यादा चांसेस हैं कि उसको होगा, और बल्कि यू कैन से 100% इस बंदे को ये बच ही नहीं सकता सेप्टिक शॉक से। और अगर नॉर्मल हो एस्पैराजीन 299 तो फिर चांसेस कम है कि इसको सेप्टिक शॉक हो। यानी ये जो केस है, ये नॉर्मली ये अमीनो एसिड इस पोजीशन पे होना चाहिए इस रिसेप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये म्यूटेशन हो कि इसकी जगह ये है, तो फिर सेप्टिक शॉक के बड़े चांसेस हैं, ठीक है। फिर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, और ये कंडीशन फिर इन केस आप होमोजाइगस, हालांकि ये रेयर है तो होमोजाइगस इंडिविजुअल फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। अभी तक ह्यूमन पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही बंदा जो है मतलब वो डायग्नोज हुआ था, और कि उसको ये जो वो होमोजाइगस था इस कंडीशन के लिए, यानी उसके दोनों जो अलील्स थे उसमें ग्लाइसिन 299 इसी पोजीशन पे ग्लाइसिन ही था, और वो बंदा किडनी इन्फेक्शन के बाद वो उसको सेप्टिक शॉक हो गया किडनी इन्फेक्शन के बाद, और फिर वो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर एक कॉपी हो, क्योंकि आपके दो अलील्स हैं आपके जिस्म में, ठीक है ना, दो कॉपीज हैं किसी जीन के मदर और फादर की तरफ, तो अगर एक अलील जो है वो उसमें एस्पैराजीन है और दूसरे अलील में ग्लाइसिन 299 TLR4 रिसेप्टर पे है जो कि मैक्रोफेज के ऊपर है, उस केस में भी ज्यादा चांसेस हैं कि ये लोग जो है सेप्टिक शॉक में डेवलप हो, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक रीजन है कि इसके पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से लोगों को सेप्टिक शॉक हो सकता है।